जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में यूपी कांस्टेबल की पहली क्लास हिंदी की लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जितने भी चैप्टर्स हैं पहले साहित्य और हिंदी भाषा का देखेंगे और हर चैप्टर से महत्वपूर्ण 50-50 प्रश्न हर चैप्टर से, और बिल्कुल ईजी से बिल्कुल टफ लेवल तक, कि जिसके बाहर और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप लोग अपनी तैयारी किताबों से जारी रखें। प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको हिंदी के भी और जीके के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दूंगा, रीजनिंग के, मानसिक अभिरुचि के, यानी कि आपका कांस्टेबल लेवल में सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ये हिंदी की मेरी पहली क्लास है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें। आपको पता है कि आपने आयु सीमा में भी जीत हासिल कर ली, आपकी वैकेंसी भी 60,000 पदों पर आ गई। भाई बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, और जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग बस उतना पढ़ लो। सभी सीरियस कैंडिडेट जो हैं मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जो कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी क्लास होगी, आप लोग इस क्लास को देखें, उसके बाद आप इसका एनालिसिस करें कि सही है या फिर नहीं है। बस क्योंकि सारी चीज़ें जो आपको हैं वहाँ वो यहाँ पे मिलने वाली हैं, और यूपी कांस्टेबल की अच्छे से अच्छी तैयारी कराने के लिए बस आप लोग मेरे सपोर्ट में रहें, सहयोग में रहें, आपको अच्छे कंटेंट में दूंगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, हिंदी किस भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। तो हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार में आएगी, तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पहले से ही कर दिए गए हैं, मगर यह है कि सारे सही नहीं है, इसमें कहीं आप कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर लेना। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों, क्योंकि ये क्लास आप ही लोगों के लिए है सिर्फ। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है या सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है वो आपकी हिंदी है। ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ से? जो सबसे मतलब हिंदी भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, अगर हिंदी की आदि जननी पूछा जाता तो आंसर दूसरा होता। आदि जननी का मतलब कि उसका ओरिजिन क्या था, और जन्म का मतलब कि माँ का मतलब, जैसे कि एक कोई, जैसे कोई लड़का है, ठीक, लड़का जो है, लड़का का जन्म उसकी माँ से हुआ, ठीक। लेकिन अगर इस लड़के का ओरिजिन पूछा जाए तो ये जो चला आ रहा है पुराना, जो पहला इंसान इस दुनिया का होगा उससे पूछा, मतलब कि आदि जननी या उससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो होता है। तो भाषा की जो आदि जननी है वो आपकी संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ तो वो अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ था। इसमें मैं आपको बता दूं, भाषा का विकास एक बार आप लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर मैं आपको भाषा के विकास को एक बार समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भाषा का जो विकास था वो सबसे पहले तो सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत के बाद आपकी पाली आ गई, ठीक। पाली के बाद आपकी प्राकृत आ गई, ठीक है। प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश शुरू हो गया, ठीक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो काल माना जाता है 900 से लेकर सॉरी, और अपभ्रंश से लेकर के बाद अवहट्ट आ जाता है। अवहट्ट का जो काल माना जाता है 900 से लेकर 1100 माना जाता है। मगर अवहट्ट के टाइम से ही प्राचीन और हिंदी का जो है विकास शुरू हो गया था। वैसे तो मुख्य रूप से अवहट्ट से हुआ था, मगर अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंककि अवहट्ट जो है इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। इसका जो काल था अवहट्ट का, ये लगभग वही 900 से लेकर 1200-1300 ईस्वी तक के बीच का काल माना जाता है। मगर तभी जो है भाषा किस प्रकार से टूट गई थी, पश्चिमी और पूर्वी, तो इसलिए अवहट्ट का ज़्यादा मान नहीं आता, वैसे अपभ्रंश मेन है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ भाषा संबंधित और मैं आपको बता दूँ कि भारत में 4 प्रकार की भाषा परिवार हैं, ठीक। भारोपीय है, जो कि भारत और, देखिए जो भारोपीय का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो भारत भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी का भारोपीय परिवार भाषा है, इसमें सबसे ज़्यादा 73% भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में सिर्फ कितने परसेंटेज, मतलब कि इन सब का क्या परसेंट है। द्रविड़ का जो है, द्रविड़ का मतलब जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है वो 25% वाली भाषा है, ठीक है। ऑस्ट्रिक 1.3%, और अगर चीनी तिब्बती बात करें तो 0.7%। ये बिल्कुल आपका उत्तरी क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा एग्जैक्ट। और अगर मैं वैसे बात कर लूँ कि जो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में जो विभक्त किया गया था, तो पहला काल जो था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानी गई, ठीक है।
क्वेश्चन ये भी बने हैं। और इसको जो बोला गया वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत का ये टाइम था, ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा का जो सबसे प्राचीन आर्य भाषा का जो काल था, इसको ही वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत का काल माना गया है, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन। जब मध्यकालीन भारतीय भाषा या आर्य भाषा का जब काल आया तो वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक था, ठीक है। ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और इस काल को क्या कहा गया? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश काल, ठीक है, 1000 ईस्वी तक। उसके बाद लगभग वही 900 या 1000 ईस्वी से अवहट्ट का जो है शुरुआत हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब आधुनिक भारतीय भाषा का जब काल आया तो 1000 ईस्वी के बाद के काल को कहा जाता है आधुनिक भाषा काल, ठीक है। तीनों से क्वेश्चन बना था, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों से क्वेश्चन बनता है। तो जब ये काल आया आधुनिक भाषा, तब इसमें क्या बोला गया? तब इसमें भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा जो है, देखो हिंदी थी और बांग्ला, मतलब हिंदी की तमाम जो टूटने वाली भाषाएं थी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, सब आ गए इसमें, ठीक है, 1000 ईस्वी के बाद से। तो ये 3 काल थे जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 1500 ईसा पूर्व को कहा गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, जो कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का काल था, ठीक है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक जो बोला गया, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का काल था। इसी में आपके अशोक के शिलालेख, तो ये वो सब वो पाली और प्राकृत भाषा में ही आपको बौद्ध के टाइम का याद होगा, तो उन्होंने पाली भाषा में सारी चीज़ें जो है लिखवाई हैं। अशोक के काल में प्राकृत हो चुकी थी, फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई, अपभ्रंश में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और 1000 के बाद तो सभी भाषाएँ अपने अपने आधार पर बंट गई थी, ठीक। चीज़ें आपको और भी चीज़ें समझानी है इस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सब कुछ समझना होगा, तो इसके लिए मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पर देखें तो तीसरा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसमें से कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है और तेलुगु है। तो इसमें हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो वो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लगा हुआ है, तेलुगु ही है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हिंदी जो है, हिंदी 2 क्षेत्र में विभाजित हो गई थी, ठीक है, एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, ठीक। तो जो पूर्वी हिंदी थी उसमें आपकी अवधी आ गई थी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी थी? बघेली थी, छत्तीसगढ़ी थी, ठीक। अवधी, बघेली और आपका आ गया था छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये 3 भाषाएं जो थी ये आपकी क्या थी? पूर्वी। पश्चिमी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? पश्चिमी थी कन्नौजी थी, ठीक है, बांगरू थी, ठीक। उसके बाद खड़ी बोली थी या कौरवी कह सकते हैं। बांगरू आपकी हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, हरियाणवी लैंग्वेज थी। ब्रज भाषा थी और बुंदेली थी, ठीक है, ये आपकी पश्चिमी भाषा थी। लेकिन जो ये तेलुगु थी, ये द्रविड़ परिवार यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाने वाली तेलुगु भाषा हुआ करती थी, ये आपकी हिंदी का एक वो नहीं है, ठीक है। हिंदी से पश्चिमी और पूर्वी में बोली जाने वाली टोटल 6 से 7 भाषाएं थी, जो मैंने आपको बता दी। पश्चिमी में कन्नौजी, बांगरू, ठीक है, कौरवी, ब्रज भाषा और बुंदेली, इतनी बोली जाती थी। अवधी में 3 भाषाएं थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, हिंदी की प्रसिद्ध बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? तो जो ब्रज भाषा थी ये पश्चिमी भाषा थी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये हाँ पश्चिमी भाषा ही थी। राजभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में। तो ब्रज भाषा का जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, तो इसको जो है उस समय के जो तुलसीदास थे, सूरदास थे, इन सभी ने क्या किया था? ब्रज भाषा का ही ज़्यादा वो किया था। तो इसको एक प्रकार से देखा जाए तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रयोग की गई थी सबसे ज़्यादा, ठीक है, ब्रज भाषा। और भारत की किसी प्रकार से भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा है। और राजभाषा जो है, कब इसको राजभाषा बनाया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर। आगे बढ़ेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तकनीकी भाषा भी नहीं है, विभाषा भी ये नहीं है, क्योंकि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये राजभाषा है, तो राजभाषा वर्ग में ही रखेंगे, ठीक है। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो यहाँ पर जो ढूंढाड़ी पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिए ढूंढाड़ी के बारे में अगर हम समझें तो ढूंढाड़ी कहाँ की भाषा है, दक्षिणी या फिर उत्तरी?
तो ढूंढाड़ी को ही जयपुरी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ढूंढाड़ी नाम से नहीं जानते तो इसको जयपुरी कहते हैं, ठीक है। जयपुरी बताइए आप देखें तो जयपुरी का जो सीधा संबंध है वो आपका पूर्वी राजस्थान पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में दक्षिणी और पश्चिमी या पूर्वी और पश्चिमी कह सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी जो है पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में या उत्तरी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान के हम 4 भाग कर लेते हैं, उत्तर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्व राजस्थान और पश्चिम राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में जो बोली जाती है कौन सी भाषा, तो वो है भैया मेवाती, ठीक। ये क्वेश्चन बनते हैं भैया कांस्टेबल लेवल की, यही क्वेश्चन है, बस वन लाइनर होते हैं, साफ साफ पूछ लिया जाएगा। मेवाती उत्तरी में बोला जाता है, ठीक। दक्षिणी में आपका मालवी बोला जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। मैंने 4 भाग में राजस्थान को काट दिया है। पूरब में आपका जो बोला जाता है वो आपकी जयपुरी होती है, ठीक है। जयपुरी या ढूंढाड़ी कह सकते हैं, ढूंढाड़ी भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है। पश्चिमी में जो बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक। मारवाड़ी अगर कोई बोल रहा है मतलब वो पश्चिमी राजस्थान का है, कोई मेवाती बोल रहा है तो इसका मतलब वो उत्तरी का है, कोई मालवी बोल रहा है तो वो आपका दक्षिणी का है, कोई जयपुरी बोल रहा है या ढूंढाड़ी बोल रहा है तो वो पूर्व राजस्थान का है, ठीक है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली। तो ब्रजबुली जो आपकी एक भाषा है तो ये किस नाम से जानी जाती है, इसको आपको अगर बताना है तो आप किस पे सही का ऑप्शन लगाएंगे। ब्रजबुली आपकी पुरानी बंगला है, ठीक है। पुरानी बंगला को ही ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का कभी कभी विकास क्रम पूछ लेता है या फिर देवनागरी कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये ना गुजराती, ना ही उड़िया, ना ही सिंधी, बल्कि लिखी कौन सी जाती है, मराठी, ठीक है। मराठी एक ऐसी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती है या किस क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहना मेरे भाई, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यूपी कांस्टेबल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इस क्लासेस को देखें, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हूबहू। बस आप लोग इतना ही करते रहो भाई, इसके आगे। और हम तो कहते हैं कि बस अगर आप कांस्टेबल लेवल की अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं तो अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका हो जाएगा, बस ये है। लेकिन पढ़ना आपको सारी चीज़ें, इस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, जितनी व्याख्याएँ हैं, उसको एक बार देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी के आधार पर मैं कहता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो पढ़ेंगे इसको। एक मनई के दुई बटवा रहन, ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो ना ही ये भोजपुरी में है, क्योंकि भोजपुरी तो बोली जाती है कि कहो तोहरा का कहता नहीं, इस टाइप से बोली जाती है। कन्नौजी भी नहीं होगी, खड़ी बोली भी नहीं होगी। हालांकि खड़ी बोली का संबंध इससे थोड़ा बहुत मैच करेगा, मगर ये खड़ी बोली नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये है भैया अवधी। अवधी जो बोली जाती है ये आपकी कहाँ बोली जाती है, ये आपकी बोली जाती है अवध क्षेत्र में। अवध का मतलब कि अयोध्या वगैरह का क्षेत्र जो पड़ता है, ठीक है, जिसमें जैसे फैजाबाद हो गया, ठीक, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ठीक, और आपका पड़ जाएगा रायबरेली। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये आपके यही भाषा का क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाएगी। कभी कभी आपसे क्षेत्र पूछ लेता है कि अवधी भाषा किस क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए, संस्कृत भाषा किस में टूटी थी, मैंने अभी आपको बताया था। संस्कृत से क्या टूट के बना था, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या था, पाली था। पाली का अपभ्रंश क्या था, प्राकृत था। प्राकृत का क्या था, अवहट्ट था। अवहट्ट का क्या था, अवहट्ट से फिर क्या आया, अवहट्ट से आपका आ गया था अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या आया था, सॉरी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया था, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया था, फिर अवहट्ट से पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में टूट गया था। तो जो संस्कृत का जो अपभ्रंश था वो पाली था, ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर शारदा, खरोष्ठी, कुटिल और ब्राह्मी। शारदा से आपका जो है, देखिए मैं आपको इसका पूरा विकास क्रम एक बार समझा देता हूँ। अब हम इसको समझेंगे कि कौन सी लिपि का किससे विकास हुआ। एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था आपसे अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्राह्मी लिपि दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सही ऑप्शन टिक हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि जो लिपियाँ थीं
उसका सबसे पहला जो विकास हुआ था उत्तरी ब्राह्मी हुआ था, ठीक है। जो कि इसका काल अगर बताएं तो 350 ईसा पूर्व था, ठीक है। 350 ईसा पूर्व से लिपि का स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो दूसरी लिपि का स्टार्ट हुआ इससे, मतलब उत्तरी ब्राह्मी से, गुप्त लिपि का हुआ, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिल लिपि। तो कुटिल लिपि जो थी ये 2 लिपियों में विभाजित हुई, ठीक है। कुटिल का 2 भाग टूटा। पहला भाग आपका बना नागरी और दूसरा बना आपका शारदा, ठीक है। तो शारदा में क्या आया, गुरुमुखी आई, ठीक है, कश्मीरी आई, लहदा आई, टागरी आई, ये सब लिपियों का इससे विकास हो गया शारदा से। मगर ओरिजिन क्या था, ये आपका ब्राह्मी लिपि था। लेकिन जो नागरी से जो टूटे, तो नागरी से कौन कौन से टूटे, जो बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। नागरी से जो टूटा था ये आपकी पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा टूटी थी। तो जो पश्चिमी शाखा में ही देवनागरी था, ठीक है, पश्चिमी शाखा में देवनागरी थी। और क्या क्या था इसमें, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी थी। और पूर्वी में जो टूटे थे किससे, नागरी से, इसमें आपका बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया, ये सब आया था, ठीक है। तो अगर देवनागरी का पूछे तो नागरी से हुआ था, और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विकास भारत में किससे हुआ तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देखिए अभी यहाँ पे तुरंत ही क्वेश्चन बन गया, तो देवनागरी बिल्कुल सही होगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, देखिए दोस्तों, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है, इसमें आप ऐसा ना हो कि ब्रज भाषा पे चले जाएं, अवधि पे चले जाएं। दोस्तों आज की जो भाषा है हम लोगों की, ये आपकी खड़ी बोली में आएगा, ठीक है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलन है वो खड़ी बोली में है, ठीक। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस में जाएगा, तो जो छत्तीसगढ़ी, मैंने अभी अभी आपको सारी चीज़ें बताई थी, समझाई थी कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो छत्तीसगढ़ी है आपका, ये पूरी तरह से आपका पूर्वी है, ठीक है। और पूर्वी में कौन कौन से आएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक। 3 भाषाएं हैं सिर्फ पूर्वी में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में क्या क्या आएगा, कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, कौरवी या खड़ी बोली है, ठीक है। बांगरू या हरियाणवी है। ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी, देखिए पश्चिमी हिंदी की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी एक बार मैं आपको और बोल दे रहा हूँ, खड़ी बोली या फिर कौरवी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बांगरू आएगा, बांगरू या हरियाणवी कह सकते हैं इसको। ब्रज भाषा आएगा, ठीक। फिर उसके बाद कन्नौजी आएगा और बुंदेली आएगा, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज भाषा भी है, देखिए बुंदेली भी आ गया, ब्रज भाषा भी आ गया, कन्नौजी भी आ गया। बघेली है, अब बघेली भैया, बघेली पूर्वी हिंदी है, ठीक। बघेली क्या है, ये पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी नहीं है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, तो ये पूर्वी हिंदी है, न कि पश्चिमी हिंदी, यहाँ पर ये टिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। दोस्तों ये हिंदी भाषा संबंधित मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उसके बाद साहित्य के भी इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो बिल्कुल घबराएं ना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, तो 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 343 से 351 तक। अगर मैं आर्टिकल भी समझाने की कोशिश करूँ तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए भाषा संबंधित बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, 343 में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई थी, ठीक है। हिंदी संबंधित राजभाषा के कि इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 343 के 2 के अनुसार भारतीय संविधान लागू होने की तारीख जो कि 26 जनवरी 1950 से थी। लेकिन आपको बताएं कि जो मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ था, मगर इसको जो स्वीकार कर लिया गया था 14 सितंबर 1949 को ही, ठीक है। हिंदी को राजकीय भाषा स्वीकार कर लिया था, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से और आगे बढ़ता गया। तो फिलहाल टोटल जो इसके प्रावधान जोड़े गए थे 343 से लेकर 351 तक जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद इसके हिंदी में संशोधन भी हुए, लगभग 4 संशोधन हुए थे, आप जानते ही हैं। तो हिंदी का जो भाषा है वो अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये भी मैं इसमें डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं का विस्तार दिया हुआ है। टोटल शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन जब पहला संशोधन हुआ, ठीक, पहले 14 थी, अब 22 हैं। तो जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 21वां, ठीक है, 21वां संशोधन था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1967 में,
ठीक। 1967 में जब हुआ तो इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई आपकी नमक, मतलब एक शॉर्ट टिक है नमक। नमक का मतलब ना से नेपाली, ठीक है, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म था नमक, मतलब इसकी ट्रिक थी। तो 21वां संशोधन हुआ 1967 में और ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। दूसरा संशोधन आपका हुआ था ये 71वां संशोधन था, ठीक। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। जब इस संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसमें आपकी सिर्फ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि जो पहला संशोधन हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, पहला 1967 में। और ये 71वां संशोधन जहाँ 1992 जिसमें नमक जोड़ा गया था, मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। 71वां संशोधन में नमक और पहले में सिर्फ सिंधी, पहली भाषा यार, उसमें तो एक ही भाषा जोड़ी गई थी 1967 में, उसमें सिर्फ सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। और तीसरा संशोधन हुआ था 2003 में। तो जो 2003 में हुआ था इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वां संशोधन था। कब हुआ था? 2003 में। तो 3 संशोधन आपको याद रखना है, 67, ठीक है, मतलब 1967 का, 1992 का और 2003 का, जिसमें भाषाओं का क्रम यह था, पहले आपकी सिंधी जोड़ी गई, ठीक, पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर उसके बाद नमक जोड़ा गया, नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बस 3 संशोधन हुए, 3 में कुल मिलाकर पहले 14 थी, फिर उसके बाद 22 हो गई। कितनी भाषाएं जुड़ गई? 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी का जो सही विकास क्रम है वो क्या था। सबसे पहले संस्कृत था, तो संस्कृत इसमें दिया नहीं। उसके बाद क्या आया था? पाली आया था, फिर प्राकृत आया था, फिर अपभ्रंश आया था। अपभ्रंश के बाद जो है अवहट्ट के बाद, अवहट्ट 2 उसमें टूट गया था, पश्चिमी और हिंदी। तो फिलहाल बिल्कुल सही और सटीक यही है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी की शुरुआत हो गई थी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको इसके वो बताया था कि मतलब कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो इस अनुच्छेद से, भाषा संबंधित अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये सोचो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन बन गया था। तो ये सब संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं वो मैं अब तक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें था आपके लिए, देखिए 351 में साफ तौर पर इसमें था हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे, ठीक है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाए, इसके निर्देश दिए गए थे, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में आएगा? हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। और अगर बात कर ले आपसे इससे पहले 350 में क्या है, तो इसमें विशेष निर्देश दिए गए थे, ठीक है, विशेष निर्देश की अगर वो बात करें। और 348 और 49 में जो दिया गया था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो आदि, मतलब इन सभी की जो भाषा है और एक न्याय और विधि कानून की जो भाषा है उसकी समीक्षा के संबंध में 348 और 49 का आर्टिकल बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का संबंध जो है आपका दोस्तों पश्चिमी हिंदी से है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही एक प्रकार से आपकी बिहारी भाषा की उपभाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की थी। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी 1956 में की गई थी। और सबसे पहले भारतीय भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा जो स्थापित किया गया था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो किया गया था तो अरुणाचल प्रदेश था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पूर्वी में 3 ही है, बघेली, अवधी और बघेली हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है।
तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, बिहारी में आपको पता ही है 3 बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। फिर इसमें देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर, ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 है। और शुरू में कितनी थी? तो टोटल 14 थी। कितनी बार संशोधन हुआ? टोटल 3 बार संशोधन हुआ। कब कब हुआ? 67 में हुआ, 71 में हुआ, और सॉरी मतलब ये 67वां संशोधन 1967 में पहला संशोधन हुआ, फिर 1992 में हुआ, ठीक है, 71, 92 और 2003, 3 संशोधन हुए। उसके बाद टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक। दूसरे में आपकी नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी तीसरे संशोधन में। टोटल हो गई 22। कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधी किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो सिंधी जो है पहला संशोधन हुआ था जब, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? देखिए अब यहाँ पर सही क्वेश्चन आ गया। आदि जननी और हिंदी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, ये चीज़ें आप समझें। हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ, ठीक। आदि जननी यानी जो शुरुआती भाषा का जो शुरुआती दौर है, वो जो उसका मेन ओरिजिन था वो आपकी संस्कृत थी। संस्कृत से क्या हुआ था? संस्कृत से पाली, ठीक, पाली से प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट, फिर उसके बाद पश्चिमी और हिंदी भाषा का विकास, ठीक। यहाँ पर देखें 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो का आयोजन किया गया था ये मॉरिशस में किया गया था। तो ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। तो जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, देखिए हिंदी सम्मेलन का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये ज़रूर आ जाता है। पहला जो हुआ था तो पहला आपका नागपुर में हुआ था, ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, ठीक। और अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम थे, ठीक है। और ये कौन थे? ये मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, ठीक। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने करा था। दूसरा जो किया गया था, दूसरा 1976 में ही हुआ था और वो भी मॉरिशस में ही हुआ था, ठीक। तीसरा आपका भारत में हुआ था 1983 में, फिर चौथा आपका मॉरिशस में हुआ था। तो ये चीज़ें आप देख लेना, टोटल 11 हुए थे। तो 11वां जो हुआ था ये आपसे ज़्यादा पूछने की संभावना है, पहला या 11वां यही पूछता है। पहला आपका नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे मॉरिशस के राष्ट्रपति थे शिवसागर राम गुलाम, और जो इसका उद्घाटन किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। और 11वां के संबंध में अगर हम बात करें तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 2018 में हुआ था, ठीक। 2018 में हुआ था, पोर्ट लुई में हुआ था, यानी कि मॉरिशस में हुआ था। तो ये इतनी जानकारी आप रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो देखिए आप यहाँ पर अब इस चीज़ को समझिए। मलयालम जो है ये आपकी द्रविड़ में आएगी, ठीक, ना कि भारोपीय परिवार की भाषा आएगी, ठीक। बाकी ये सभी मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी क्या है? भारोपीय परिवार। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी मैंने बता दिया था कि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। पाली के बाद प्राकृत आया था, तो इसका जो पूर्वकालीन अवस्था हो जाएगी वो आपकी पाली हो जाएगी। अब पाली के पहले संस्कृत था, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां सही युग्म हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी थी ये आपको समझना होगा। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं, ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अवधी और कन्नौजी, देखिए कन्नौजी तो है आपकी पश्चिमी, लेकिन अवधी क्या है? ये आपकी पूर्वी है, ठीक। ब्रज और बघेली, ब्रज तो आपकी पश्चिमी है मगर बघेली आपकी पूर्वी है। छत्तीसगढ़ी और बांगरू, बांगरू अभी मैंने आपको बताया था कि बांगरू को जयपुरी कहते हैं, तो ये एक राजस्थानी भाषा हो गई, ठीक, मगर आपकी छत्तीसगढ़ी पूर्वी है। और खड़ी बोली यानी कौरवी और बुंदेली ये दोनों ही पश्चिमी हैं, तो इसका मतलब इसका अर्थ हो गया कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अब यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होगी। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है, ना ही वो भोजपुरी है, ना ही वो ब्रजभाषा है, ना ही बांगरू है। वो कौन सी है? वो है आपकी बघेली, ठीक है।
देवनागरी लिपि, अब देखिए देवनागरी का जो सही विकास क्रम है वो यहाँ पर आ गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए गुप्त लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास नहीं हुआ, ब्राह्मी लिपि से सबका हुआ है, तो पहला तो ब्राह्मी लिपि आएगा, तो सबसे पहला इसमें दिया है तो इसका मतलब यही सही भी हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भैया सबसे पुरानी लिपि है, मतलब सबसे पहली उसी से सबका विकास हुआ है, तो ब्राह्मी को बीच में तो दे ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर क्रम पूछ रहा है तो क्रम में या तो पीछे जाएगा सबसे, ताकि पीछे से बढ़ते हुए क्रम में आएगा, या फिर इधर आगे जाएगा। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा ब्राह्मी से गुप्त लिपि का, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि का, नागरी के बाद देवनागरी का। तो देवनागरी का जो विकास जो हुआ था वो नागरी लिपि से हुआ था, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई, देखिए आप यूपी पीसीएस 2015 क्वेश्चन था, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो अवधी के क्षेत्र में आते हैं, ठीक। बहराइच सुल्तानपुर या फैजाबाद सुल्तानपुर रायबरेली वो सब पूरा क्षेत्र जो है वो सभी किस में आएगा, अवधि में आएगा। इसमें किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका किससे संबंध नहीं है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। कौन कौन सी, पहली आपकी भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली, ठीक है। भोजपुरी, मगही, मैथिली। लेकिन अवधी जो है ये आपकी क्या है, अवधी एक पूर्वी हिंदी है, ना कि भोजपुरी है। भोजपुरी से बिहारी भाषा से इसका किसी प्रकार से कोई संबंध है नहीं, बिहारी हिंदी नहीं है ये। देखिए अब यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, तो ये राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। उसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा का मतलब होता है हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां हैं उन्हीं को विभाषा कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में आपको फ़र्क समझना होगा। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन ही इसको भारत की राजभाषा मान लिया गया था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस की जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी क्षेत्र है जहाँ पर लोग हिंदी भाषा वाले हैं, तो उन सभी के लिए जो एक दिवस बनाया गया था तो वो 10 जनवरी मनाया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में बात करें, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 14 सितंबर। इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम था वो था उदयभान चरित। दोस्तों ये आज के मैं बस इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगला आपका आएगा वर्णमाला, वर्णमाला में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। फिलहाल यही कहूँगा कि बस यही सब आपके लेवल के लिए अच्छे हैं, और थोड़े से मैं आपके हिंदी साहित्य में जो आपकी जो कवि लेखक ये सब हैं उनके भी, और थोड़े से निबंध, थोड़े से रचना, ये सब चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर आऊँगा। बाकी आप पढ़ते रहें अपनी किताबों से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता रहूँगा। आपको बहुत सारे ज्ञान देने हैं जो आपको इस वैकेंसी को पूरी तरह से क्लियर करने में सहायता प्राप्त होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।